नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि गुजरात में ईसुदान गढ़वी उसके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक मोबाइल नंबर जारी किया था। उन्होंने कहा था कि इस नंबर पर फोन करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप संदेश के जरिए, वॉइस मैसेज या फिर दी गई ईमेल आईडी पर गुजरात के लोग सीएम चेहरे को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। केजरीवाल ने बताया कि इस नंबर पर लगभग 16,48,500 प्रतिक्रियाएं आई और इसमें से 73% लोगों ने गढ़वी के पक्ष में अपनी मोहर लगाई। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद मंच पर मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल इटालिया सहित तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें गले लगाकर बधाई दी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि एमसीडी के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गुजरात के चुनाव का ऐलान किया था। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश के साथ ही नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तय है कि गुजरात और एमसीडी के चुनाव के लिए प्रचार एक साथ ही होगा। दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने बताया कि एमसीडी चुनाव में ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अग्निपथ स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, उसे पूरा भी किया। प्रियंका ने कहा कि अग्निवीर ने युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरा है। जो युवा अग्निवीर में भर्ती होंगे उनमें से भी अधिकतर 4 से 5 साल बाद घर पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर अग्निवीर भर्ती योजना को बंद किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा कि पिछले 5 सालों में कितने नौजवानों को रोजगार मिला। छत्तीसगढ़ में 3 साल में 5 लाख रोजगार दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। हिमाचल में 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख युवाओं की नौकरी के द्वार खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका ने कांगड़ा में फिर से पुरानी पेंशन बहाली करने के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली पर निर्णय होगा, ये हमारी गारंटी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकती। हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पेंशन दे रहे हैं। गुजरात की जनता 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद किस नेता को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है, इसे लेकर CSDS लोकनीति ने अपने सर्वे में राज्य की जनता से सवाल पूछा। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम जनता के पसंदीदा मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की सूची में रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि जनता के पसंदीदा मुख्यमंत्री की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पर हैं, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहले नंबर पर हैं। CSDS लोकनीति का सर्वे कहता है कि 2017 में 0% लोग भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 15% है। नरेंद्र मोदी को 2017 में 8% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा 13% है। अरविंद केजरीवाल के लिए 2017 में यह आंकड़ा 0% था और आज 13% है। मतलब इस मामले में मोदी और केजरीवाल बराबर हैं, लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को 2017 के चुनाव में 23% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, जबकि 2022 में यह आंकड़ा गिरकर 10% रह गया है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी को 4% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। गुजरात में इस बार मुकाबला 3 पार्टियों के बीच है। इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी भी हाथ आजमा रही है। इस बीच CSDS लोकनीति ने सर्वे किया है। इसके मुताबिक जब गुजरात के लोगों से इस बारे में पूछा गया कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा क्या राज्य में किसी तीसरे विकल्प की जरूरत है, तो 61% लोगों ने कहा हाँ ऐसा है। हालांकि सर्वे ये नहीं बताता है कि आम आदमी पार्टी इतने लोगों को किसी तीसरे विकल्प के लिए राजी कर पाएगी। सर्वे के मुताबिक गुजरात की राजनीति में तीसरे विकल्प की इच्छा सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के समर्थक या मतदाताओं में भी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी को वोट देने की बात कहने वालों में से आधे से ज्यादा मतदाता तीसरे विकल्प का भी समर्थन करते हैं।
सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया है और ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या 71% है। ये लोग मानते हैं कि राज्य में विकास हुआ है, लेकिन इस बात को कहने वालों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी नए राजनीतिक दल को मौका देना चाहते हैं। सर्वे बताता है कि ऐसे लोगों में ग्रामीण मतदाताओं के मुकाबले शहरी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। CSDS लोकनीति के द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करते हैं तो क्या तब भी बीजेपी राज्य में चुनाव जीत सकती है। इस सवाल के जवाब में गुजरात के 54% लोगों ने कहा हाँ, बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जबकि 32% लोग इससे असहमत दिखे। 14% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इसी सवाल को कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों को वोट देने वाले मतदाताओं से पूछा गया तो कांग्रेस के मतदाताओं में से 40% लोगों ने कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार किए बिना भी बीजेपी राज्य में चुनाव जीत सकती है, जबकि 45% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया। 13% लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी का समर्थन करने वालों में से 66% लोगों ने इस सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चुनाव प्रचार न करने पर भी चुनाव जीत सकती है, जबकि 21% लोगों ने कहा कि मोदी के प्रचार के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। पंजाब के अमृतसर शहर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की शुक्रवार दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार एक प्रदर्शन के दौरान सूरी को सड़क पर गोली मारी गई। वो एक मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के अनुसार शिवसेना के स्थानीय नेता सूरी प्रबंधन के विवाद को लेकर एक मंदिर के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उन पर कथित तौर पर एक दुकानदार द्वारा कम से कम 5 गोलियां दागी गई। हालांकि उन्हें पुलिस की सुरक्षा हासिल थी, लेकिन हमलावर उन्हें निशाना बनाने में सफल रहा। अस्पताल पहुंचने के पहले ही सूरी की मौत हो गई। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर राज्य सरकार ने पहली कार्रवाई की है। इस मामले में मोरबी नगर पालिका के चीफ अफसर यानी CO संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया गया है। मोरबी के जिलाधिकारी GT पांड्या ने द इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी दी है। मोरबी जिले में शाम को हुए हादसे में अब तक कम से कम 140 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें लोगों को पुल के गिरने के बाद मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार निशाने पर है, क्योंकि उसकी सरकार पंजाब में भी है। इसके कारण बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने समस्या के समाधान के लिए 1 और साल का वक्त मांगा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा है कि पराली से होने वाले प्रदूषण को अगले साल तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा ये सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है और केंद्र सरकार को प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए जॉइंट एक्शन प्लान बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ केजरीवाल सरकार खराब हवा के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है तो इसके लिए हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पंजाब में सरकार बनने के सिर्फ 6 महीने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। अगले साल तक पराली जलाने में कमी आएगी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 5 नवंबर से सभी प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 5वीं कक्षा से ऊपर की सभी आउटडोर गतिविधियां भी बंद रहेंगी। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों को कोई तकलीफ हो। वहीं 9वीं क्लास से 12वीं क्लास की तक के स्कूलों को ये भी कहा गया है कि जहां तक हो सकता है उन्हें भी ऑनलाइन क्लास चलाएं, स्कूलों में छात्रों को न बुलाया जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन पर हुए हमले के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार बताया है। PTI के नेता असद उमर और मियां असलम इकबाल ने कहा कि इमरान ने हमले के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें इमरान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के महानिदेशक मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया है। PTI के नेता असद उमर ने कहा कि इमरान खान ने मांग की है कि इन तीनों लोगों को उनके पदों से हटा दिया जाना चाहिए और अगर इन तीनों को उनके पदों से नहीं हटाया जाता है तो देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। इमरान खान पाकिस्तानी सेना की आलोचना करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की राजनीति में मजबूत स्थिति में है।
इसी बीच तहरीक इंसाफ के नेता असद उमर ने ट्वीट कर बताया कि आज शाम जुमे की नमाज के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक इमरान खान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर इजराइल के चुनावों में जीत दर्ज की है। बीबीसी के अनुसार उनकी पार्टी ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद में 64 सीटों पर जीत हासिल की। इजरायली चुनावी संस्था ने गुरुवार शाम इस चुनाव के नतीजे जारी किए हैं, जिसके बाद मौजूदा प्रधानमंत्री लापिड ने उन्हें बधाई दी। यार लापिड वही शख्स हैं जिन्हें 14 महीने पहले नेतन्याहू को सत्ता से बाहर किया था। वो बीते 12 साल से इजरायली सत्ता पर काबिज थे। इसके साथ ही अब नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल की सरकार चलाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए वो छठी बार इजरायली पीएम बनकर इतिहास रच देंगे। इजराइल के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।